नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेडिकेटेड सिविल सर्विसेज एग्जाम प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी लोग लूसेंट सीरीज कर रहे हैं और आज आपकी ये छठी क्लास है और इसमें हम लोग मैपिंग को ही करने वाले हैं और आज ये आपकी लास्ट मैपिंग की क्लास होगी। इसके बाद से जो भी आपकी लूसेंट पे बातें दी गई हैं ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में, उसे हम लोग पीपीटी के माध्यम से पढ़ते हुए निकल चलेंगे, क्योंकि आपने पहले ही मैंने आपको 5 क्लास 6 क्लास में मैपिंग करा दिया है। तो आप सभी लोग इस मैपिंग को बार बार विजुअलाइजेशन करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, तभी आपको वहां पे जो आगे की क्लास में आपको पीपीटी के माध्यम से कंटेंट मिलेगा, उन कंटेंट को आप साथियों रिवाइज कर पाएंगे। मतलब कि अगर आप कंटेंट पढ़ें तो आपके दिमाग में जो भी बातें वहां पे अगर आपसे कहा जाए काराकोरम दर्रे की बात किया जाए, काराकोरम श्रेणी की बात किया जाए, तो आपको वो लोकेशन दिखना चाहिए कि अच्छा लद्दाख वाले इस रीजन में है। ठीक ना, एक धुंधली तस्वीर आपको दिखनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये क्षमा प्रार्थी हूं कि पता नहीं क्या ऐसा हो गया है इस दिसंबर महीने में कि मेरे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपकी क्लासेस किसी न किसी कारणवश बीच बीच में बाधित हो जा रही हैं। अभी आज ही देखिए लाइव क्लास में ले रहा था, 7 मिनट के बाद अचानक से अपने आप से ही वो पता नहीं क्या हुआ दिक्कत, दूसरी लाइव क्लास ऑन हो गई। तो ये समस्याएं हैं जो मुझे तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी इन समस्याओं को ये नहीं पता है कि ये मुझे नहीं तोड़ सकती हैं। आप लोग हो सकता है कि मुझे गलत सोच लें, गलत समझ लें कि यार सर डेली बेसिस पे क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, एक एक दो दो दिन गैपिंग कर दे रहे हैं। लेकिन मैं रियली बताऊं कि मैं अपने काम के प्रति बहुत कंसिस्टेंसी बरकरार रखता हूं। मैं इस आता तो हूं लेने क्लास, लेकिन पता नहीं क्या कुछ ना कुछ समस्याएं आ जा रही हैं और अब ये क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी तो लगता है यार यही सब उलझने हैं, तमाम समस्याएं हैं जिससे बहुत आदमी परेशान हो जाता है। लेकिन मैं हमेशा अपने दिल में एक ही बात कहता हूं कि मैं मांझी द माउंटेन मैन को फॉलो करता हूं और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो साथियों, आपके लिए मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप सभी लोगों को शेड्यूल कर दूंगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आप लोग लाइव सेशन में आज नहीं आ पाए, इसके लिए आप सभी लोगों को सॉरी। कल से हम लोग लाइव में ही अपने क्लास को ऑन रखेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, अभी आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कल एक मुद्दा था, आप देखेंगे कि करंट में इधर 2-3 दिनों से बड़ा चर्चा में रह रहा है, इसको थोड़ा सा आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप वर्ल्ड के मानचित्र पे देखें तो मैंने आपको साथियों एक कॉन्टिनेंट बताया था और उस कॉन्टिनेंट का नाम अगर आप देखेंगे तो क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। आप देखेंगे साथियों इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है सोमालिया और सोमालीलैंड। सोमालीलैंड तो खैर नया बना, अधिकारी नया क्या बना, पहले से ही बना हुआ है। पहले देखिएगा ये जो देश सोमालिया है ये बड़ा चर्चा में था और ये चर्चा में रहने का कारण क्या है, आप देखेंगे साथियों कि इसी सोमालिया, जो आप अफ्रीका का केप हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, आप इसी सोमालिया वाले रीजन से ही उत्तरी पश्चिमी भाग से कट करके एक देश है जिसका नाम है सोमालीलैंड। सोमालीलैंड, और आप देखेंगे साथियों इसी सोमालीलैंड को आधिकारिक रूप से इजराइल ने एक अलग देश की मान्यता दे दी है। तो क्या यह देश कल ही बना है, परसों ही बना है? नहीं, ये जो सोमालीलैंड है आप देखेंगे 1991 में यह सोमालिया से अपने आप को अलग कर लिया था। अपने खुद की सरकार, अपना खुद का सेना, सारी चीजें इन सोमालीलैंड वाला जो देश है इन्होंने अपनी खुद की कर लिया था। लेकिन आधिकारिक तौर पे, ऑफिशियल तौर पे इसे देश कोई नहीं मानता था, ये सब सोमालिया का पार्ट ही मानते थे, लेकिन ये अपने आप को अलग कर रखा था। आप देखेंगे 26 दिसंबर 2025 को इजराइल ने क्या किया है कि इसी सोमालीलैंड को एक अलग देश की संज्ञा दे दिया है और ऐसा यह संज्ञा पाने वाला यह पहला देश है जो किसी दूसरे देश के द्वारा देश घोषित किया गया है ऑफिशियल रूप से। तो ये थोड़ा सा आप लोग करंट में न्यूज है, ध्यान रखेंगे, आपसे यहां के लोकेशंस वगैरह पूछे जा सकते हैं। अगर साथियों हम देखें तो आपके इस सोमालीलैंड से आप देखेंगे तो इथोपिया और इरिट्रिया, ये जो दो देश है आप देखिएगा ये सीमा साझा कर रहे हैं। और इथोपिया जो है यह आपके सोमालीलैंड से तो सीमा साझा कर ही रहा है, साथ ही साथ आप देखेंगे सोमालिया से भी सीमा साझा कर रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहां ध्यान रखेंगे, याद रखिएगा जो सोमालीलैंड है ये आप देखेंगे लाल सागर, अदन की खाड़ी के पास यह स्थित देश है। इसके बारे में थोड़ा सा लोकेशंस आप लोग क्लियर रखिएगा। और किस महाद्वीप में पड़ता है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप का एक नया ऑफिशियल देश घोषित किया गया है 26 दिसंबर 2025 को। किसके देश द्वारा, तो आप कहेंगे इजराइल के द्वारा। चलिए चलते हैं हम लोग अपने कंटेंट पे
और अपने कंटेंट में जो भी चीजें हैं उन्हें हम लोग करने का प्रयास करते हैं। साथियों, आज जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में हम लोग पठारों को देखेंगे कि भारत में कहां कहां किस किस तरह के पठार हैं, कैसे पठार हैं। यहां से भी आपसे बहुत अत्यधिक मात्रा में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आप देखेंगे साथियों, आप अपने मैप को ओपन करिएगा और मैप के अगर आप इस वाले क्षेत्र में देखेंगे तो यहां पे मोटा मोटा देखो, हम पठारों को तो एग्जैक्ट तौर पे एकदम क्लियर वे में नहीं देख सकते क्योंकि पठारों का थोड़ा भाग हो सकता है किसी और राज्य में भी फैला हो, लेकिन आप एक लोकेशन में देखेंगे तो आपको यहीं पे एक पठार मिलेगा। उस पठार का क्या नाम है मेरे प्यारे साथियों? इस पठार का नाम आप लोग लिखेंगे मालवा का पठार। ठीक ना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बाबू बताओ जल्दी से। तो आप कहिएगा गुरुजी मालवा का पठार हम लोग कहते हैं। उसके बाद से जैसे ही मालवा के पठार के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो मालवा के पठार के जस्ट बगल में ये वाला जो रीजन है, आपको ये वाला जो रीजन है, ये आपको क्या देखने को मिलेगा? ये आपको मिलेगा बुंदेलखंड का पठार। देखिएगा, मैं आपको सारा पठार एकदम क्लियर कर रहा हूं ताकि आप लोग लोकेशन ध्यान रखिए। आप लोग जब हिस्ट्री वगैरह में दक्कन ट्रैप, मालवा का पठार, इस तरह की जब बातें आप सुनते हैं तो आप बड़ा वहां पे कंफ्यूज रहते हैं कि अरे भाई ये है कहां। तो मोटा मोटा एक क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। जो गोल वाला मैंने बनाया वो मालवा का रेंज है। जो उसके बगल में मैंने बनाया, जो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो झांसी वगैरह जो साउथ ईस्ट रीजन में आपको देखने को मिलता है, इसका नाम है बाबू क्या? तो आप कहिएगा बुंदेलखंड का पठार। क्या है? यह है बुंदेलखंड का पठार। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड के पठार के बाद से बाबू आप लोगों को थोड़ा सा आगे की तरफ अगर हम चलें तो देखिएगा, यहां से जो आपको ये देखने को मिलता है, ये एक मोटा मोटा रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो आप कहिएगा छोटा नागपुर का पठार। क्या बोलेंगे? छोटा नागपुर का पठार। इसको हम लोग बताएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। आप देखिएगा साथियों, इसी बुंदेलखंड पठार के और छोटा नागपुर पठार के बीच में आपको यहां पे एक पठार मिलेगा जिसको हम लोग यहां पे क्या कह देते हैं? थोड़ा सा लोकेशन हो सकता है कि मानचित्र में ऊपर नीचे हो जाए, आप लोग इसको क्लियर रखेंगे। इसको बाबू हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे बघेलखंड का पठार। क्या बोलेंगे? बघेलखंड का पठार, इसको हम लोग बोलेंगे। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, इस चीजों को क्लियर रखेंगे, एकदम क्लियर और क्लियर आप सभी लोग यहां पे क्लियर रखेंगे। उड़ीसा वाले रेंज में अगर आप चलें, उड़ीसा वाले रेंज में अगर हम इस उड़ीसा वाले रेंज में यहां पे देखें तो यहां पे आपको मेरे प्यारे साथियों, यहां पे आप देखिएगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाले रेंज में यहां पे एक आपको फैला हुआ मिलेगा जिसका नाम है, आप कहेंगे दंडकारण्य का पठार। क्या है? दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार आप देखेंगे यहां पे आपको फैला हुआ देखने को मिलेगा। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे जैसे ही हम चलेंगे, आप देखिएगा ये जो मेघालय वाला रीजन है बाबू, इस मेघालय वाले रीजन में आपको कौन सा पठार देखने को मिलेगा? तो आप कहोगे कि गुरुजी शिलांग का पठार हमें देखने को मिलेगा। कौन सा पठार देखने को मिलेगा यहां पे? आप कहेंगे शिलांग का पठार देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा, अगर आपसे कभी भी कोई भी पूछे कि क्या ये जो शिलांग का पठार है, क्या ये हिमालय का हिस्सा है? आप कहेंगे नहीं, यह प्रायद्वीपी पठार का हिस्सा है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे ये प्रायद्वीपी पठार का हिस्सा है। ठीक है ना? अब देखो यहां से आपसे क्या कर सकता है, अगर मैं आपसे, मैंने क्या कहा था कि प्लस बनाओ, अगर आप ऐसे एरो में चलो तो आपको ये कौन सी क्रोनोलॉजी दिख रही है? आप कहोगे गुरुजी इधर तो हमारा क्या हो गया? पश्चिम हो गया, तो यह पश्चिम से पूर्व की क्रोनोलॉजी हमको दिख रही है। तो आपसे हो सकता है यहां से इन पठारों का पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रोनोलॉजी पूछे तो सबसे पश्चिम में मालवा, मालवा के बाद बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के बाद आप देखोगे तो बघेलखंड, बघेलखंड के बाद छोटा नागपुर पठार और छोटा नागपुर पठार के बाद से शिलांग पठार। अगर इन्हीं का आपसे पूर्व से पश्चिम की तरफ पूछे, आप कहना पहले शिलांग का पठार होगा, फिर कौन सा होगा? छोटा नागपुर होगा, फिर आपका नीचे कौन होगा? बघेलखंड होगा, फिर बुंदेलखंड होगा और फिर मालवा होगा। इनका एक क्रोनोलॉजी साथियों आप तैयार रखिएगा जो आपसे बारंबार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको थोड़ा सा आप लोग यहां पे ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग कुछ पठार और बचे हैं, उन पठारों को थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लो, जैसे कि अगर मैं आपसे यहां पे कहूं कि चलो ठीक है, एक पठार आपको देखना है,
इस पठार का नाम क्या है? ये जो पठार आप देखोगे महाराष्ट्र और थोड़ा सा कर्नाटक वाले रीजन में, थोड़ा गुजरात वाले रीजन में, इसको आप बोलोगे मेरे प्यारे बाबू क्या? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप क्या है? दक्कन ट्रैप बोलो या दक्कन का पठार बोलो, ये नाम एक ही है, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग बोलेंगे दक्कन का पठार या दक्कन ट्रैप, इसको हम लोग बोलते हैं। फिर जस्ट इसके नीचे की तरफ जब आप चलोगे कर्नाटका वाले रीजन में, तो यहां पे आपको एक पठार देखने को मिलेगा। देखो मैं अलग कलर से इसको कर दे रहा हूं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा, कर्नाटक का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कर्नाटक का पठार कहते हैं। इसको थोड़ा सा आप सभी लोग यहां से ध्यान रखेंगे। कर्नाटक के पठार के बाद से अगर हम आगे की रीजन में चलें, तो आप ये जो तेलंगाना वाला रीजन है और थोड़ा बहुत आंध्रा वाला जो फैला हुआ रीजन है, यहां पे आप देखोगे तो यहां आपको देखने को मिलेगा एक पठार, जिसको हम लोग बोलते हैं तेलंगाना का पठार। क्या बोलते हैं? तेलंगाना का पठार हम लोग कहते हैं साथियों। ये आप ध्यान रखेंगे। ये कुछ इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पठार है, इनके लोकेशंस आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए चलते हैं और इन सारे पठारों के बारे में क्या कुछ खास बातें हैं, जो भी कुछ खास बातें हैं उनको हम लोग थोड़ा सा नोट डाउन करते हैं। ठीक ना? आपके लूसेंट में भी इसी तरीके से आपको दिया होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको मेरे प्यारे साथियों कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे देखिए, यहां हम लोग लिखते हैं मालवा पठार। ठीक है ना? मालवा पठार के बारे में हम लोग थोड़ी सी कुछ बातों को देखने का प्रयास करेंगे। देखो हमेशा भी जो रिकॉर्डिंग क्लास होती है ना, वो लाइव क्लास से हमेशा फास्ट हो जाती है। आप लोग देखिएगा, एक्चुअली में क्या होता है, लाइव क्लास में बच्चों की समस्याएं रहती हैं, बच्चे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, सारी चीजें देखना है, आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है। अब यहां से मुझे क्लियर है कि भाई मुझे बस कैमरे को ही मान लेना है कि वही सारे बच्चे बैठे हुए हैं और मैं फटाफट से बताता चला जाऊंगा। आइए चलते हैं मालवा के पठार में, आप सभी लोगों को यहां से थोड़ा सा देखना है। ठीक है ना? आइए थोड़ा सा हम लोग अगर यहां देखें, अगर आपसे कहा जाएगा कि मालवा का जो पठार है यह मुख्य रूप से कहां फैला है, तो आप कहिएगा मालवा का जो पठार है वह मुख्य रूप से मेरे प्यारे साथियों एमपी और राजस्थान में फैला है। एमपी और कहां आपको देखने को मिलेगा? राजस्थान में आप देखने को मिलेगा फैला है। इसको आप लोग नोट करिएगा। ये आपसे देखो, आपसे ये कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा पठार कहां कहां किस किस राज्य में फैला है। जो मुख्य रूप से जहां फैला है, जहां बड़े क्षेत्र में वो फैला है, वही आपसे पूछा वही आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे मालवा का पठार एमपी और राजस्थान में मुख्य रूप से फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि यह गुजरात में नहीं फैला है, गुजरात के भी कुछ हिस्से में फैला है, लेकिन मुख्य हिस्सा कहां है? ज्यादा से ज्यादा एरिया ये कवर करता है एमपी और कहां पे? राजस्थान में। मालवा के पठार के बारे में अगर आपसे दूसरा पॉइंट यहां पे जानने को मिले तो आप क्या बताओगे? देखना, याद रखना, यह लावा निक्षेप, यह लावा निक्षेप से क्या है मेरे प्यारे साथियों? यह निर्मित काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो यहां पे आप लोग लिखिएगा लावा निक्षेप से निर्मित काली मिट्टी का क्षेत्र है। क्या है? काली मिट्टी का क्षेत्र आप लोग यहां पे बताएंगे कि यह एक काली मिट्टी का क्षेत्र है। ओके, चलिए आगे की तरफ अगर हम लोग चलते हैं साथियों, तो अब यहां पे थोड़ा सा आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है, क्योंकि काली मिट्टी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। काली मिट्टी और आप लोग वहां पे कंफ्यूज जाते हैं। काली मिट्टी के बारे में पूछा जाता है, अभी हम लोग आगे आएंगे वहां पे वो भी देखेंगे। अब यहां देखिएगा, इस मालवा के पठार वाले क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां बहती हैं? याद रखिएगा मेरे बाबू, बनास नदी। याद करो, ये वही बनास नदी है जो मैंने आपको बताया था। अब देखो इसी तरीके से मैं बताऊंगा, आप विजुलाइज किए होगे तो आपको याद होगा। अब जो विजुलाइज किए उसको देखो, मैं बोलूंगा तो याद आ जाएगा। देखो ये वही बनास नदी है जो अरावली श्रेणी को क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ काटती है। याद आया कि नहीं आया? और जैसे ही पूर्व में आती है, चंबल में आके मिल जाती है। तो यह कहां बहती है? आप कहोगे मेरे प्यारे साथियों कि गुरुजी यह मालवा के पठार क्षेत्र में आपको बहते हुए देखने को मिलेगी, ये बनास नदी। फिर इसके से दूसरी नदी अगर आप देखोगे तो चंबल नदी, जो अपने
अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है, यह भी मालवा के पठार क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। फिर आप देखेंगे एक नदी दिखेगी सिंध, एक नदी दिखेगी आपको बेतवा, यह भी सब के सब आप देखेंगे चंबल की सहायक हैं। और एक नदी आपको दिखेगी माही नदी, ये आप ध्यान रखिएगा साथियों, ये आपकी 5 नदियां हैं जो आपको कहां पे मालवा के पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए बहते हुए आपको देखने को मिलेंगी। याद रखिएगा ये वही माही नदी है जो क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार ऐसे, ये कर्क रेखा जा रहा है, कर्क रेखा को 2 बार ऐसे काट दी, ठीक ना। तो ये वही माही नदी है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आप सभी लोग यहां से रिवीजन भी करते हुए चलिए, ताकि हम लोग आराम से यहां से चीजों को क्लियर कर लें। ओके, यहां तक क्लियर होगा आप सभी को। अब देखो, आप अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो कल वाली क्लास में आप सभी लोग यहां से पूछेंगे। अब चलो ठीक है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आगे की कुछ बातों को और भी हम लोग यहां पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब थोड़ा सा हम लोग कुछ बातों को और भी देख लेते हैं। जैसे मान लो जब हमारी काली मिट्टी आई है, यहां पे काली मिट्टी आई है, तो देखो मालवा के पठार के क्षेत्र में अगर आपसे यहां पे काली मिट्टी दिया गया है तो आपने देखा होगा काली मिट्टी का पानी का सोखने का औसत, वार्षिक वर्षा दर, ये सारी बातें पूछी गई हैं। एक बात जो कि बहुत बार रिपीट किया गया है कि इस काली मिट्टी में क्या क्या उगेगा, इस काली मिट्टी में क्या क्या उगेगा। तो मालवा के पठार के क्षेत्र में जो काली मिट्टी पाई जाएगी, जो कि ज्वालामुखी के लावा निक्षेप से बनी है। ज्वालामुखी का लावा निक्षेप कैसे, मतलब कि इस क्षेत्र में कभी ज्वालामुखी की प्रक्रिया हुआ करती थी, और जब वही ज्वालामुखी का लावा दिन प्रतिदिन निकलता गया तो उसी से एक पृथ्वी पर वहां पे परत जम गई, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ज्वालामुखी के लावा निक्षेप से निर्मित यह परत है जहां पे काली मिट्टी पाई जाती है। आ जाओ देख लेते हैं यहां काली मिट्टी में प्रमुख तौर पे क्या क्या उगाया जा सकता है। सबसे पहले कपास, आपको याद रखना है कपास कितनी बार एग्जाम में आपके दिया गया है। कपास के बाद मेरे प्यारे साथियों याद रखना सोयाबीन, सोयाबीन याद रखिएगा, सोयाबीन भी यहां उगता है। तीसरी चीज आप देखोगे यहां पे मूंगफली भी आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। अब बहुत सारे लोग जो अपने तरफ के होंगे, यूपी साइड के, पूर्वांचल साइड के, वो कहेंगे गुरुजी मूंगफली तो थोड़ी सी रेतीली भूमि में होती है तो वहां कैसे हो गया। तो आपने देखा होगा कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई मिट्टी है तो एकदम एग्जैक्ट तौर पे वो कंडीशन देती है कि नहीं मैं यही उगा पाऊंगा। अगर किसी भी मिट्टी को हम उस लायक कंडीशन, उस फसक लायक कंडीशन दे दें तो वहां पे अच्छी खासी खेती हम उसकी कर सकते हैं, बशर्ते हमें देना जरूरी है। आपने देखा होगा भी ठंडियों के समय में जो आप लोगों के गांवों में चौराहों पे जो बड़े बड़े मूंगफली के दाने वाले जो होते हैं, जो आपको भुनते हुए देखने को मिलेंगे ठंडियों में, आप देखिएगा ये जो बड़ी वाली मूंगफली है कहां पे मिलती है, ये राजस्थान में सबसे ज्यादा इसकी खेती होती है। मतलब कि मालवा के पठार वाले क्षेत्र में आप देख रहे हैं इस बड़ी मूंगफली का भी खेती हो रहा है। फिर आप देखेंगे एक फसल है जिसका नाम है तंबाकू। तंबाकू के बाद से याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, तंबाकू के बाद आपको क्या याद रखना है, सूर्यमुखी, सूरजमुखी। सूरजमुखी भी यहां पे प्रमुख रूप से उगाया जाता है। फिर आप देखेंगे गेहूं भी आपको यहां देखने को मिलेगा, गेहूं भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, गेहूं के बाद याद रखिएगा अलसी भी आपको देखने को मिलेगा। और दाल में याद रखिएगा, अगर हम दालों में देखें तो याद रखिएगा चना और मसूर, चना और मसूर आपको यहां पे देखने को मिलेगा, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आपसे चना का कई बार नाम, कई बार कपास का नाम, कई बार आपसे सूरजमुखी का नाम और कई बार आप देखेंगे सोयाबीन का नाम देकर के आपको एग्जाम में बारंबार आपके आयोग के द्वारा कंफ्यूज किया जाता है। तो ये आपको मालवा के पठार के बारे में इतनी बातें थोड़ी सी जाननी जरूरी थी, जो मैंने आपको यहां पे बताने का प्रयास किया। अब चलिए चलते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अब थोड़ा सा यहां पे कुछ और भी चीजों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। मालवा का पठार जब हमने देखा तो यहां पे थोड़ा सा और भी चीजों को देखिएगा, ठीक ना। अब आगे बढ़िए। अब थोड़ा सा हम लोग यहां पे कुछ बातों को और भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए और कोई पठार अगर आपसे पूछा जाएगा, वैसे तो जहां तक है कि और कोई पठार आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा सेकंड नंबर का जो पठार है आपका दक्कन का पठार, ठीक ना, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप आप कह लो या दक्कन का पठार कह लो, इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा साथियों। अगर आप देखेंगे तो यह पठार जो है, यह दक्कन का पठार मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। प्लस मध्य प्रदेश के बाद आप देखेंगे तो कहां पे, तो एमएच मतलब महाराष्ट्र में फैला हुआ है। प्लस आप देखेंगे कर्नाटक में फैला हुआ है। प्लस आप देखेंगे तो आंध्र,
प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और भी कोई है क्या, और भी कोई है क्या आपको? तो देखो आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश के बाद थोड़ा सा इसका हिस्सा आप देखोगे तो आपको कहां पे देखने को मिलेगा? गुजरात में भी देखने को मिलेगा। तो आपने देखा कि जो दक्कन ट्रैप आपने यहां पे देखा, ये दक्कन ट्रैप जो है ये कितने राज्यों में फैला है? तो आपने देखा कि दक्कन ट्रैप जो है, ये दक्कन ट्रैप थोड़ा महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, आपको यहां यहां फैला हुआ देखने को यह मिल रहा है। आंध्र प्रदेश में भी इसका थोड़ा सा विस्तार आपको साथियों देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये थोड़ा सा आप सभी लोग यहां से दक्कन ट्रैप के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो और भी कोई पठार है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको यहां से ध्यान रखना है। तो जहां तक मुझे लगता है कि आपको बस ये पठार का लोकेशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये लोकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो मालवा का पठार है, ये मालवा का पठार के आप आगे देखोगे, जो मैंने आपको कहा कि देखो बाबू ये है शिलांग का पठार। तो शिलांग के पठार के बारे में हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं कुछ चीजों को। देखना शिलांग का पठार क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ओके, चलो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं और फिर से हम शिलांग के पठार को बताने का प्रयास करते हैं। देखो ये जो आपका शिलांग का पठार है, ये देखो ये शिलांग का पठार है, तो ये हम कहते हैं कि किसका हिस्सा है? ये हम कहते हैं कि दक्षिण भारत का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रायद्वीपीय पठार कैसा है, तो आप कहोगे कुछ इस तरीके से ट्रायंगल नुमा है और ऐसे है। तो ऐसे में ये निकला हुआ इसका भाग था इधर, ये इसका भाग इधर निकला हुआ था। यही भाग आप देखेंगे पहले जब यहां पे मालदा गैप नहीं बना था तो ये शिलांग तक जाता था, लेकिन बाद में जब बीच में आप देखेंगे इस बांग्लादेश वाले रीजन में जब मालदा गैप बन गया, मालदा गारो गैप बन गया, जब ये धंस गया बेसिन की तरीके से, इस तरीके से जब धंस गया, जैसे आप बेसिन में ब्रश वगैरह करते हो ना, चेहरा वगैरह धुलते हो, देखो गड्ढा नुमा होता, कटोरा नुमा, जब यह बांग्लादेश कटोरा नुमा धंसा तो ऐसे में इस मालदा गारो गैप से क्या हुआ, यह मेघालय का जो शिलांग पठार था जो कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा था, यह अलग हो गया। और याद रखिएगा इस झारखंड में इसी पठार को हम लोग क्या कह देते हैं? राजमहल की पहाड़ियां भी कह देते हैं। ये थोड़ा सा आप सभी लोग यहां से ध्यान रखिएगा, तो ठीक ना। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहां पे पहुंचा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं क्या कूद के पहुंच गया क्या? यहां नहीं। तो बांग्लादेश देखो ऐसे बेसिन की तरह धंसा हुआ है, तो यहां पे अनेक नदियां आपको देखने को मिलेंगी, इसीलिए बांग्लादेश को नदियों का देश भी हम संज्ञा देते हैं। ये आपको थोड़ा सा मैप पे ध्यान रखना था, ठीक है। तो ये देखो हम लोगों ने पठार देख लिया और बाकी जो चीजें लूसेंट में आपकी आएंगी वो हम आगे की तरफ साथियों क्लियर करते रहेंगे उसी तरीके से। अब चलो ठीक है, थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बातों को और भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। इन बातों को आप सभी लोग देखिएगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ, चलते हैं हम सभी लोग और आगे की तरफ थोड़ा सा हम लोग कुछ बातों को और भी देखेंगे। आ जाओ, अब हम लोग क्या देखेंगे? चलो, हमने हिमालय के बारे में पूरा समझ लिया, हमने हिमालय के बारे में पूरा समझ लिया। ओके, ये हिमालय के बारे में हमने पूरा कंप्लीटली समझ लिया कि भैया देखो ये ट्रांस हिमालय है, ये बृहद हिमालय है, मध्यम हिमालय है, शिवालिक है, सारी चीजें हम लोगों ने इसके बारे में समझ लिया। ये आपको पूरा टोटली पता है। अभी देखो आरओ एआरओ में एक क्वेश्चन आया था, आरओ एआरओ में एक क्वेश्चन आया था और एक मैम बड़ा कंफ्यूज हो गई थी, एक मैम बड़ा कंफ्यूज हो गई थी इस बात को लेकर के। जैसे मान लो यहां पे मैं कंप्लीटली बता दे रहा हूं, ऐसे मान लो ये सपोज दैट ये क्या हो गया? ट्रांस हिमालय। ये मान लो सपोज दैट ये क्या हो गया? ये बृहद हिमालय, ठीक है ना, ये पहाड़ में बना रहा हूं। और ये क्या हो गया आपका? मध्यम हिमालय हो गया। और ये क्या हो गया आपका जो रेंज हो गया? ये शिवालिक हो गया, ठीक है। तो अगर मैं साथियों यहां पे देखूं तो यहां पे नॉर्थ टू साउथ क्रोनोलॉजी क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ क्रोनोलॉजी क्या होगी यहां पे? तो आप कहोगे कि गुरुजी आपने बताया था कि प्लस बना लो, ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नीचे साउथ हो जाएगा। और यहां पे उस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि यहां पे अगर हम उत्तर दक्षिण ज्ञात करें तो कैसे उत्तर दक्षिण ज्ञात करेंगे? अगर हम इन पर्वतों में प्लस खींचे तो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ और नीचे वाला साउथ, इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? वेस्ट, इधर वाला क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। तो ऐसे में उन्होंने ये पूछा था, इनको थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, ठीक ना। पहले ये ट्रांस हिमालय है, फिर बृहद हिमालय है, फिर मध्यम है, फिर आप देखेंगे तो क्या है? शिवालिक है। तो आप सबसे उत्तर में किसको पा रहे हैं? ट्रांस को। फिर उससे थोड़ा सा दक्षिण में किसको पा रहे हैं? बृहद को। उससे दक्षिण में मध्यम को, और सबसे दक्षिण में आप किसको पा रहे हैं? शिवालिक को पा रहे हैं। आपसे पूछा था कि हिमालय के उत्तरी भाग में वनस्पतियां क्यों कम पाई जाती हैं, क्या रीजन है?
और इसी तरीके से क्वेश्चन था, मैं उसको ओपन करके समझा दे रहा हूं। और हिमालय के साउथेस्ट पॉइंट में ही आपको क्यों वनस्पतियां ज्यादातर देखने को मिलती हैं। यहां पे दो कंडीशन फॉलो होता है। एक कंडीशन तो आप देखोगे साथियों हाइट का होता है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही हवा मान लो यहां से टकरा करके और गर्म हवा उठती है, और जैसे ही मान लो यहां पे 4000 मीटर तक पहुंची, तो इस 4000 मीटर के बाद वो क्या करती है, बर्फ के कण में बदल जाती है। समझिएगा बात को। तो ऐसे में याद रखिएगा, ये 4000 मीटर के ऊपर वाला पहाड़ है, तो वहां पे वो हमेशा देखेंगे बर्फ वर्ष भर आच्छादित रहेगा। जैसे ट्रांस हिमालय देख लीजिए, बृहद हिमालय देख लीजिए, ये 4000 से इनकी मीटर की ऊंचाई ज्यादा है। ऐसे में आप देखेंगे ये वर्ष भर आच्छादित रहते हैं, वनस्पतियां यहां पे कम देखने को मिलती हैं। वर्षा, आर्द्रता, तापमान ये प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जो शिवालिक और ये मध्यम रेंज वाला हिमालय है, इसमें क्या होता है, आपने अभी आगे आप पढ़ेंगे, जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून इंटर करता है तो आप देखेंगे यहां पे टकराता है एक इसका सिरा, और जैसे टकराता है, टकरा करके आप देखेंगे यहां पे कभी भी वर्षा कराने के लिए क्या कंडीशन होती है। जैसे मान लो जब हवाओं गर्म आर्द्रता, गर्म हवा लेकर के चलती है, तो गर्म हवाओं में सोखने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। मान लो गर्म हवा यहां से चली, अरेबियन सागर से खूब ज्यादा जल अपने अंदर ग्रहण करके और वो निकल गई, और जब निकल गई तो हवाओं को कंडीशन चाहिए होता है बारिश कराने के लिए। क्या मान लो ये पहाड़ है, तो इस पहाड़ में जब हवा आकर के टकराएगी, तो आप देखेंगे ये इस सहारे क्या होगी, ऊपर भागेगी टकरा करके। मान लो पहाड़ में इधर से हवा टकराई, तो इधर की तरफ ऊपर भागी, तो इधर क्या हुआ, मेघ बने और इधर ही बारिश होगा, ठीक ना। इधर ही उसने क्या कर दिया, बारिश करा दिया। लेकिन क्या जो पहाड़ के पीछे वाला पॉइंट होगा, ये क्या यहां पे बारिश होगी, आप कहोगे नहीं। क्यों, क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाती है। ये सारी बातें आगे आएंगी, यह वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाती है, क्योंकि हवाएं यहां से गई, टकराई और यहीं पे मेघ बन गई, और मेघ बन करके इसी एरिया में बारिश करा दी। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जब ये दक्षिण पश्चिमी मानसून इंटर किया अपने साथ लबालब जल लेकर के गर्म हवाओं के साथ, और ये यहां पे जब शिवालिक रेंज से टकराएगा, तो ऐसे टकराते हुए इसकी दिशा मुड़ जाएगी इधर दिल्ली तक, और आप देखेंगे साथियों कि यह शिवालिक रेंज से टकरा के दिल्ली तक बारिश कराएगा। तो ऐसे कंडीशन में इसको वर्षा भी यहां पे प्रॉपर मिल जा रही है, तापमान भी मिल जा रहा है, आर्द्रता भी मिल जा रही है। इसलिए आप देखेंगे इस शिवालिक और मध्यम हिमालय में आपको ज्यादा हरियाली और बगीचे देखने को मिलेंगे। आप कभी भी देखिएगा, जहां आप उत्तराखंड जाएं, आप हिमाचल जाएं, आप इसी मध्यम हिमालय और शिवालिक तक ही रहते हैं। उससे ऊपर अगर आपको जाना हो तो आप कभी केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, धौला अन्नपूर्णा पर्वत पे जाइए आप, तो आप देखेंगे बृहद हिमालय पे, वहां पे आपको बहुत ज्यादा वनस्पतियां देखने को नहीं मिलेगी। आपको एकदम वनस्पति नहीं देखना है तो आप तिब्बत के कैलाश श्रेणी में चले जाइए, ट्रांस हिमालय पे, वहां मानसरोवर की यात्रा करके आइए। आप देखिए वहां आपको इक्का दुक्का पेड़ दिख गए तो दिख गए, क्योंकि वो वर्ष भर बर्फ से आच्छादित है। यही प्रश्न आरओ एआरओ में साथियों कंफ्यूज किया था। ये सारी बातें आएंगी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी यहां पे इस माध्यम से समझा दिया जाए इस प्रश्न के बारे में, ठीक ना। ये थोड़ा सा आप सभी लोगों को यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना था। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहां पे कुछ बातों को हम लोग समझेंगे। अब चलो हम लोग आगे की तरफ जब चलेंगे, तो यहां पे थोड़ा सा आप सभी लोगों को कुछ और भी बातें हैं जिनको थोड़ा सा आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। और यहां पे हम लोग देखेंगे अब भारत का अपवाह तंत्र, नदियों के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। नदियों के बारे में साथियों हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद से जो चीजें छोटी मोटी होंगी वो आप धीरे धीरे क्या करोगे, क्लियर कर लोगे, ठीक है ना। आज अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र को हम लोग देखेंगे। अपवाह तंत्र में हम लोग सबसे पहले किसको देखेंगे, तो आप देखिएगा जो सिंधु वाला क्षेत्र है ना, इस सिंधु वाले क्षेत्र के अपवाह तंत्र को साथियों हम लोग सबसे पहले देखने का प्रयास करेंगे। ओके चलो, तो यहां पे थोड़ा सा आप सभी लोगों को सिंधु नदी तंत्र को देखना है। सिंधु नदी तंत्र को हम सभी लोगों को क्या करना है, देखना है। पहले लोकेशंस थोड़ा सा देख लेना। अगर मान लो सपोज दैट, ये देखना, अगर मान लो ऐसे मैंने बना दिया, ठीक ना। यहां पे बहुत सारे लोग कंप्लेन करेंगे गुरुजी को मैप नहीं बनाने आता है। ये मोटे तौर पे मैंने मैप बनाया भारत का, ठीक है। अगर मैं भारत का यहां पे मानचित्र बना दिया, तो अब थोड़ा सा यहां पे आप सभी लोगों को कुछ बातों को समझना है। इन बातों को देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं बाबू कि देखो, याद आ रहा है क्या, आप सभी लोगों को याद आ रहा है क्या ट्रांस हिमालय,
मैंने आपसे क्या कहा था ट्रांस हिमालय पे? मैंने आपसे यहां पे एक बात बोला था कि देखो यहां पे साथियों, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, और जो आपकी यहां पे सिंधु नदी है, और जो आपकी सतलुज नदी है, ये जो तीनों नदियां हैं यह कहां से बहती हैं? आप कहोगे गुरुजी ट्रांस हिमालय वाले रीजन से बहती हैं, बृहद हिमालय वाले से नहीं बहती हैं, ट्रांस हिमालय वाले से बहती हैं। याद आ रहा है क्या? एक मिनट रुकना। आप कहोगे गुरुजी ये तो ट्रांस हिमालय वाले से बहती हैं। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय पे ही सोचो, यहीं से अब इन्हीं नदियों को हम लोगों को देखना है। तो आप लोगों ने देखा ट्रांस हिमालय का विस्तार भारत में लद्दाख में है, लद्दाख के बाद से कहां है? पूरा का पूरा कंप्लीटली आप देखेंगे तो कहां पे? तिब्बत में है। अब यहीं पे आप देखिएगा सिंधु नदी की हम बात करते हैं तो आप देखिएगा सिंधु नदी यही चेमा युंगदुम ग्लेशियर है। देखिएगा इसी ट्रांस हिमालय पे यहां पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगदुम ग्लेशियर। बस अभी लोकेशंस को समझने का थोड़ा सा हम लोग साथियों यहां पे प्रयास करेंगे, इसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। और सिंधु नदी इसी चेमा युंगदुम ग्लेशियर से निकलते हुए आप देखेंगे तो ऐसे यहां पे सीमा बनाते हुए थोड़ा सा और आगे की तरफ कहां? पाकिस्तान के मिठान कोट से आप देखेंगे जाकर के अरब सागर जो इधर है इस अरब सागर में अपने जल को गिरा देती है। तो ये लोकेशन सबसे पहले आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखिएगा। ये सिंधु नदी कहां से निकली मेरे प्यारे साथियों? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमा युंगदुम ग्लेशियर से। ठीक है ना, अभी हम लोग आगे लिखेंगे इसके बारे में सारी चीजें, पहले लोकेशंस को देखना। और ऐसे भारत होते हुए और भारत और पाकिस्तान पे बॉर्डर बनाते हुए थोड़ा सा और आगे की तरफ ये पाकिस्तान में मिठान कोट में जाकर के अरब सागर में अपने जल को गिरा देती है। ओके, फिर आप देखेंगे यही जम्मू कश्मीर से एक नदी निकलेगी। यहां पे समझिएगा, यहीं पे जम्मू कश्मीर में एक नदी निकलेगी, यही जम्मू कश्मीर में एक नदी निकलेगी। जम्मू कश्मीर यहीं पे है, तो जम्मू कश्मीर में एक नदी है जिसका नाम है, यहां पे याद रखिएगा उस नदी का क्या नाम है मेरे प्यारे साथियों? तो आप कहेंगे कि गुरुजी जो जम्मू कश्मीर से नदी निकलेगी इसका नाम क्या है? झेलम है। ठीक ना, ये झेलम जो है ये ऐसे बहते हुए आगे की तरफ आएगी। जब आगे की तरफ झेलम बहते हुए आएगी तो आप देखिएगा एक नदी यहां से आएगी निकल करके जिसका नाम है चिनाब। क्या नाम है इसका? चिनाब। अभी पहले एक बार लोकेशन क्लियर कर लीजिए, चिनाब। और इसी चिनाब में आप देखेंगे झेलम आकर के क्या हो जाती है मेरे प्यारे साथियों? मिल जाती है। और जब चिनाब हो गई तो आप देखेंगे यहीं से आपके रावी निकलती है। रावी जब निकलेगी तो रावी में क्या होगा? तो रावी आप देखेंगे डायरेक्टली क्या होगी मेरे प्यारे साथियों? डायरेक्ट किस नदी में आकर के मिलेगी? तो आप कहिएगा कि यह जो चिनाब में ऊपर से झेलम आके मिल रही है और नीचे से आगे जाकर के ये जो रावी नदी है यह रावी नदी किस में मिल जाएगी? चिनाब नदी में मिल जाएगी। और जब रावी नदी यहां पे चिनाब नदी में मिल जाएगी तो अब इसके बाद से क्या होगा? आपने देखा होगा यही हिमाचल से, यही तिब्बत के, यही सिपकीला दर्रे के पास से एक सतलुज नदी आती है। और जब ये सतलुज नदी ऐसे आगे की तरफ जाती है तो इसी नदी को हम लोग बोलते हैं सतलुज नदी। थोड़ा सा समझिएगा, सतलुज नदी। ठीक ना, लोकेशंस को फटाफट देख लीजिएगा आप सभी लोग। सतलुज, और सतलुज में आप देखेंगे यहीं से आकर के एक व्यास नदी जो है वो व्यास नदी क्या होती है? सतलुज में मिलती है। सबसे पहले तो साथियों यहां पे आप क्लियर करो। और जब यही सतलुज आगे जाता है तो यहीं पे ये आकर के कंप्लीटली मिलती हैं। और जब कंप्लीटली मिलती हैं तो इन्हीं मिलने वाले स्थल को हम लोग यहां पे क्या कह देते हैं? पंचनद कह देते हैं। मतलब कि यहां पे 5 नदियां आके मिलती हैं और फिर यही सतलुज जाकर के सिंधु में मिल जाती है और एक साथ ही अपने जल को कहां पे? पाकिस्तान के मिठान कोट में अरेबियन सागर से जाकर के गिरा देते हैं। ये कंप्लीटली आपको इस तरीके से देखना है, समझे? मतलब कि आपने क्या देखा यहां पे? हमने ये देखा कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमा युंगदुम ग्लेशियर से सिंधु नदी निकली और सिंधु नदी मान लो यहां पे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे कुछ सीमा बनाते हुए बाहर की तरफ चली गई। झेलम नदी अगर हम आपसे यहां पे बात करें साथियों तो आपने देखा कि कश्मीर के वेरीनाग से निकली और आगे जाकर के ये थोड़ा सा रुकी रही। फिर चिनाब नदी के बारे में हम आपसे यहां पे क्या कहेंगे कि चिनाब नदी आप देखेंगे हिमाचल में 2 नदियां हैं, चंद्र और भागा। इन चंद्र और भागा के मिलने से बनी और चिनाब नदी जब आगे पहुंचती है तो इसी में झेलम नदी आकर के मिल जाती है। फिर इसके बाद से आपने क्या देखा कि जो रावी नदी है यह रावी नदी आप देखेंगे तो हिमाचल में रोहतांग दर्रे से निकलती है और आकर के यह कहां पे आप देखेंगे तो चिनाब नदी में मिलती है। फिर हमने यहां पे देखा व्यास नदी जो है यह भी रोहतांग दर्रे से निकलती है और यह डायरेक्टली आकर के किसमें? सतलुज में अपने जल को मिलाती है। और बाकी आप सभी को पता है कि सतलुज नदी जो है यह
तिब्बत के रॉकस्ताल से निकलती है और सिपकीला दर्रे को हिमाचल प्रदेश से पार करते हुए आती है आगे, और पाकिस्तान के पंजाब में पांचों नदियां क्या करती हैं, एक साथ अपने जल को मिलाती हैं, और ऐसे में आप देखेंगे ये आगे जाकर के सीधे सतलुज इन सभी का जल लेकर के कहां पे, तो सिंधु में मिलती है, और यहां पाकिस्तान के मिठान कोट में आप देखेंगे साथियों ये क्या करते हैं, इस जल को गिरा देंगे, और जब जल को गिरा देंगे तो अरेबियन सी में गिरा देते हैं। तो सिंधु की सहायक कौन, तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ये क्रोनोलॉजी भी आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप कहेंगे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। नीचे से पूछेगा ऊपर तक तो आप कहेंगे व्यास, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु। समझ में आया, समझ में आया। ये मैप पे आपको इस तरीके से काम यहां पे मेरे प्यारे साथियों करना है, ये थोड़ा सा आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब आ जाओ थोड़ा सा हम लोग चलते हैं और इसके बारे में एक एक नदियों के बारे में आपको मैं बता देता हूं, इन नदियों को थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग सिंधु को देखेंगे, अगर हम लोग मान लीजिए सबसे पहले हम सिंधु नदी को देखते हैं, इसी के किनारे याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता आप देखते हैं ना, ये सब के सब सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र आप देखेंगे ये ऐसे यहां से फैला हुआ था और पूरा यहां उत्तर प्रदेश तक ये पूरा बड़ा सा क्षेत्र ये फैला हुआ था, जिसको आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी के बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सिंधु नदी की क्या क्या खास बातें आपको यहां से ध्यान रखनी है। पहला सिंधु नदी में खास बात आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको यहां से ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कहां से निकलती है, तो आप कहिएगा तिब्बत के मानसरोवर के पास चेमायुंगदुम ग्लेशियर से, कहां से, चेमायुंगदुम ग्लेशियर से यह प्रवाहित होती है, यह निकलती है, उसी के निकलती है, ठीक ना, याद रखिएगा। इसी को याद रखिएगा, चेमायुंगदुम ग्लेशियर को बोखार चू भी कहा जाता है, ये नोट करिएगा। कई बार आपसे वहां के लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज की बात पूछ लेगा तो बोखार चू भी इसको कहा जाता है, आपसे एग्जाम में दे सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप सभी लोग यहां ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिएगा, आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, आगे देखिएगा यह जो सिंधु नदी है यह तिब्बत से बहते हुए तो आती है और भारत में कहां से प्रवेश करती है, अगर आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा भारत में, यह जो भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है, प्रवेश तो यह कहां करती है, दमचौक के निकट, कहां करती है, दमचौक के निकट, और यहीं पे यह क्या करती है, हिमालय पर्वत से, हिमालय को काट कर प्रवेश करती है, क्या करती है, हिमालय को काट कर प्रवेश करती है। जैसे आपने देखा होगा ये हिमालय है और यहां से जब ये तिब्बत से आई तो यहां पे यह अपने प्रवाह से यहां से एक रास्ता बनाई और फिर ये आगे जाते हुए और फिर ऐसे निकल गई। तो यहां पे भारत में कहां प्रवेश करती है आपसे पूछेगा, आप कहेंगे दमचौक के निकट से ये नदी प्रवेश करती है। इसको ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसको आप सभी लोगों को याद रखना है, इसको आप सभी लोगों को याद रखना है। अब देखो तीसरी बात याद रखिएगा, अगर आपसे कहा जाएगा कि सिंधु किस प्रकार की नदी है, आप कहना साथियों कि सिंधु एक प्रकार की कैसी नदी है, आप कहिएगा सिंधु जो है वो पूर्ववर्ती नदी है, पूर्ववर्ती नदी है, नदी का उदाहरण है। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे कहेंगे गुरुजी ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, आपने तो लिख दिया लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि ये होता क्या है पूर्ववर्ती नदी। याद करो साथियों, याद करो मैंने क्या कहा, ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, बाकी जो बृहद हिमालय, लघु हिमालय और मध्यम हिमालय, शिवालिक हिमालय जो आपको देखने को मिलते हैं ये बाद में बने हैं। इसके मतलब कि ट्रांस हिमालय काफी पहले का है, हिमालय से पहले का इसका आप देखेंगे तो इसका बर्थ है। इसी वजह से आप देखेंगे इसी ट्रांस हिमालय से आपको ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदी देखने को मिल रही है, इसलिए हम लोग कह देते हैं कि यह एक पूर्ववर्ती नदी है। तो पूर्ववर्ती नदी कौन है, तीन गो, कौन कौन सी, जो ट्रांस हिमालय से निकले, का नाम है, पहला ब्रह्मपुत्र, दूसरा का नाम है बाबू जल्दी बताओ सतलुज, और तीसरा का नाम है सिंधु। ठीक है, अब याद हो गया पूर्ववर्ती नदी, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं स्टेप बाय स्टेप चल रहा, थोड़ा सा ज्योग्राफी भले स्लो चल रही है लेकिन मजा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा। ओके चलो आगे की तरफ चलते हैं, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। यहां पे थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, याद रखिएगा कि अगर हम यहां पे सिंधु नदी की कुल लंबाई देखें, सबसे पहले देखिएगा सिंधु की, यहां पे हम लिख दे रहे हैं पहले कुल लंबाई। कुल लंबाई का मतलब यह होता है बेटा, देखिएगा कुल लंबाई, कुल लंबाई का मतलब क्या होता है,
कुल लंबाई का मतलब कि ये तिब्बत से जहां से निकल रही है और जहां लास्ट तक जाकर के अपने जल को गिरा रही है मिठानकोट में, ये कुल लंबाई मतलब यहां से वहां तक की। तो सिंधु की कुल लंबाई कितनी है बाबू, जल्दी से बता दो। आप कह देना गुरुजी 880 किलोमीटर है। अगर मैं वहीं पे आपसे पूछूं कि भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो अगर मैं आपसे यहां पे पांचवा पॉइंट कहूं कि भारत में इसकी लंबाई, तो भारत में लंबाई इसकी कितनी है, जल्दी से बताओ। कोई बताएगा क्या, जल्दी से बताना, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बताते चलोगे। आप कहना गुरुजी 1114 किलोमीटर इसकी क्या है, भारत में लंबाई है। ओके, भारत में कुल लंबाई कितनी है अगर आपसे पूछे तो 1114 किलोमीटर, और कुल लंबाई मतलब तिब्बत से लेकर के इस पाकिस्तान के मिठानकोट तक पूछे, आप कहना 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ओके, ये थोड़ा सा आप सभी लोगों को यहां पे ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाओ, चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा यहां पे कुछ बातों को आपको और समझना है सिंधु नदी के बारे में। अब देखो यहां पे हम लोग एक सिंधु का सिनाप्सिस बना ले रहे हैं। मान लो यह भारत का ये वाला हिस्सा ऐसे ऐसे हम बना ले रहे हैं मोटा मोटा। यहां से सिंधु प्रवेश की और प्रवेश करके ऐसे आते आते थोड़ा बॉर्डर बनाई और आगे कहां निकल गई, पाकिस्तान में निकल गई, ठीक ना। ये मान लो, सपोज दैट, ये मान लो, ऐसे ही पढ़ना होता है। आज आप देख लेते हैं थोड़ा सा यहां पे। अब यहां पे थोड़ा सा चीजों को आप लोग समझने का प्रयास करना। अगर आपसे पूछता है कि सिंधु में बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, देखो सिंधु की हम लोग बात कर रहे हैं, अभी किसी और नदी की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे बाएं ओर, अब चलो ठीक है, आ जाओ कैसे बायां दायां पता करेंगे। मान लो यहां पे आप खड़े हुए और यहां से आप खड़ा होकर के किड़बिक 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 चलते रहे, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो। दिशा ज्ञान आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ऐसे चलते रहो, ऐसे चलते रहो, ऐसे चलते रहो, यहां तक पहुंचो। मतलब आप इस तरीके से इसी के सेम डायरेक्शन में चल रहे हो। तो अगर आप देखोगे, अगर हम अपने आप को यहां खड़ा कर दे और चेहरा इधर कर दे, तो हमारा बायां दायां किधर हुआ, तो दायां इधर ऊपर हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा बाबू, दायां हो जाएगा। और इसके नीचे क्या हो जाएगा, तो ये आप कहेंगे बायां साइड हो जाएगा, ठीक ना। तो नीचे क्या हो जाएगा, बायां साइड हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या कहा, सिंधु में बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, मतलब कि जो सिंधु में इधर बाएं से नीचे से जाकर के सिंधु में मिल रही हैं, उन सहायक नदियों का नाम आपको यहां पे ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी नदियां हैं, आप कहेंगे भैया सतलुज है। सतलुज आप देखिए मैप में, अभी मैंने आपको दिखाया है। आप कहेंगे भैया व्यास है, आप कहेंगे भैया रावी है, आप कहेंगे भैया देखो झेलम है। कौन है, झेलम है। आप कहेंगे भैया देखो कौन है, चेनाब है। ये सब क्या हो रही हैं, नीचे से जाकर के मिल रही हैं। और वहीं पे दो तीन नदियों का नाम और भी याद रखिएगा आप। एक नदी का नाम याद रखिएगा जास्कर, एक नदी का नाम आप रखिएगा सोहन, और एक नदी का नाम आप याद रखिएगा स्यांग, और एक नदी का नाम आप याद रखिएगा सिगार। ये इतनी सारी नदियां हैं जो कि सिंधु के आप देखेंगे तो नीचे से बाएं तरफ से ऐसे ऐसे जाकर के यह सिंधु में मिल रही हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी तो बता देना, ठीक है। इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिएगा। आपसे सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है, प्रमुख नदी है, बहुत प्राचीन नदी है। तो ऐसे में आपसे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन करेगा कि सिंधु में बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों का नाम बताइए निम्नलिखित में से, और दो दो तीन तीन नदियों का नाम दे करके आपसे कंफ्यूज करेगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब आगे आ जाओ, इसी तरीके से अब हम लोग दाएं वाला देख लेते हैं। चलो इसको काट देते हैं, इसको मान लो ऐसे कर दिए, कैटेगराइज कर दिए। अब दाएं से, अब मैं यहां दाएं क्यों लिख दे रहा हूं आप समझ जाना, ठीक ना, इसको नोट कर लेना। दाएं से कौन कौन सी नदी आके मिलती हैं, दाएं से किस में, तो मेरे प्यारे साथियों सिंधु में। तो आप कहिएगा श्योक है, काबुल है, कुर्रम नदी है। देखना, श्योक है, काबुल है, कुर्रम नदी है, ठीक ना, तोची है, गोमल है और गिलगिट है। ये नदियां जो हैं ये आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, ये कहां पे, ये ध्यान रखिएगा, ये सिंधु में मेरे प्यारे साथियों दाएं तरफ से मिल रही हैं। मतलब कि ये नदियां सिंधु ये बह रही है, ऊपर से आके मिल रही हैं, कहीं से ऊपर से कहीं से आके यहां मिल रही हैं, यहां तक।
तो समझ में आया दाया बाया? अब आपसे एग्जाम में कंफ्यूज करेगा, ये पूरा क्लियर रखना, इसको बार बार रिवीजन करना मल्टीपल टाइम। यही सारी चीजें लूसेंट में थोड़ा सा टॉपिक वाइज स्टेप बाय स्टेप नहीं दिया गया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा मैपिंग के माध्यम से आपको समझाते चल रहा हूं, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा साथियों आप लोगों को यहां पे ध्यान रखना है। आगे चलिए, आगे की तरफ बढ़िएगा। अब सिंधु नदी में और आपको क्या ध्यान रखना है, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि सिंधु नदी पाकिस्तान में सबसे पहले कहां प्रवेश करती है, तो आप कहिएगा यह चिल्लास नामक एक जगह है, यह चिल्लास के निकट, याद रखिएगा, चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चिल्लास के निकट पाकिस्तान में क्या करती है मेरे प्यारे बाबू? प्रवेश करती है। और भारत में कहां से की? जल्दी से बता दो, जल्दी से। तो आपने कहा अरे गुरुजी दमचौक के पास से किया, खत्म। समझ में आया? पाकिस्तान में कहां से? तो चिल्लास के निकट से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इस सिंधु नदी के बारे में दूसरी चीज आप याद रखिएगा, यहां पे जो मिठान कोट है, याद रखिएगा, एक जगह है मिठान कोट। मिठान कोट यहां कहां है? पाकिस्तान में। और अभी मैंने आपसे कहा कि जो यह आपकी नदियां आ रही हैं, जैसे आपने देखा कि ऊपर से झेलम आ रही थी, चिनाब आ रही थी, ओके, रावी आ रही थी, व्यास आ रही थी, ठीक है, और सतलुज आ रही थी। तो आपने देखा कि ये जो 1 2 3 4 5 सहायक नदियां हैं, ये 4 नदियों का जल सतलुज लेकर के कहां? तो आप देखेंगे सिंधु में मिलाती है। कहां? तो आप कहेंगे मिठानकोट में। किससे मिलाती है? सिंधु से मिलाती है, सिंधु से मिलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं पे आप देखेंगे जब ये सभी की सभी संयुक्त नदियां मिलती हैं, तो इन्हीं की संयुक्त धारा, इन्हीं की संयुक्त धारा को हम लोग क्या कह देते हैं बाबू? इन्हीं की संयुक्त धारा को हम लोग यहां पे कह देते हैं पाकिस्तान में पंचनद। 5 नदियों का यहां पे निर्माण हो रहा है। और फिर आप देखेंगे तो कराची के पूर्व में जो अरब सागर है, अरब सागर में जाकर के यह अपने पूरे जल को गिरा दे देती है। आपने देखा होगा आए दिन जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ भी होता है, तो हमेशा इस सिंधु नदी के पानी को लेकर के विवाद रहता है। इस सिंधु नदी के पानी को लेकर के हमेशा बाबू यहां पे क्या होता है? विवाद रहता है। अब देखो इस विवाद का रीजन क्या है, सॉरी, इस विवाद का रीजन समझने का सबसे पहले प्रयास करना। एक्चुअली में क्या हुआ था? 1961 में एक समझौता हुआ था। क्या हुआ था? 1961 में एक समझौता हुआ था, सिंधु नदी के बारे में समझौता हुआ था। अब आओ देख लेते हैं ये सिंधु नदी का समझौता क्या था, इसको थोड़ा सा आप सभी लोग यहां पे देखिएगा। तो ये जो 1961 में आपको सिंधु नदी जल समझौता हुआ, इसमें देखना, यह हुआ सिंधु नदी जल समझौता। अब देखो ये क्या है? सिंधु नदी जल समझौता। और ये कब हुआ मेरे बाबू? तो आप देखना 1960 समथिंग, वही 1960 ईस्वी में आप देखोगे हुआ था। अब देखो इसमें क्या कहा गया, इसमें देखा गया कि अरे यार ये भारत का ये रीजन है और तिब्बत से निकल रही चेमाइंगदुम ग्लेशियर से सिंधु नदी, ऐसे भारत होते हुए फिर पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर जाते रहते आगे चली जा रही है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं यहां पे जब भी कोई बात होती है तो भारत पानी रोक देता है। जब भारत पानी रोक देगा तो ऐसे में पाकिस्तान वाले भूखे प्यासे नंगे मर जाएंगे, क्योंकि उनका एक ही सोर्स है सिंधु नदी, क्योंकि बाकी तो खारा पानी मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान रखना। बाकी आपने देखा होगा थार वाला मरुस्थल पूरा फैला हुआ है, तो इससे पानी उनको मिलेगा नहीं, नदी उतनी होगी नहीं। तो ये एक मुख्य सोर्स है पाकिस्तान के लिए। तो ऐसे में आप देखना बाबू यहां पे सिंधु नदी जल समझौता हुआ। और सिंधु नदी जल समझौते में आप देखोगे 2 बातें की गई। 2 बातें क्या क्या की गई थी, इसको थोड़ा सा देखिएगा। यहां पे जो 6 नदियां तंत्र हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जो ये आपकी टोटल 6 नदियां हैं, इन्हीं को लेकर के आप देखेंगे यहां पे समझौता हुआ। और कहा गया कि जो पश्चिम की 3 नदियां हैं, जो पश्चिम की 3 नदियां हैं, जिनमें कौन कौन शामिल है? जिनमें याद रखना सिंधु, झेलम और चेनाब। सिंधु, झेलम और चेनाब, ये जो 3 पश्चिम की इनकी सहायक नदियां हैं, जो ये नदियां हैं, इनका 80% भाग, इनका याद रखिएगा, इन नदियों का 80% भाग कौन उपयोग करेगा? 80% उपयोग कौन करेगा जल? तो आप कहेंगे पाकिस्तान करेगा। और
20% जल कौन उपयोग करेगा? आप कहेंगे भारत करेगा। अब आपके मन में बहुत गुस्सा आ रहा होगा, अरे गुरुजी ये क्या बता दिए। ठीक है, उसी तरीके से जो बाकी की 3 नदियां बनी जिनका नाम है रावी, ब्यास, सतलुज, रावी, ब्यास, सतलुज, जो आप देखेंगे पूर्व की तरफ हैं और कंप्लीट इनका आपको भारत में ज्यादा विस्तार मिलेगा। तो पूर्व की नदियां, इन्हीं 6 नदियों में से पश्चिम पूर्व बांट दिया, जिसमें कहा रावी, व्यास और सतलुज। कहा कि इन 3 नदियों का 80% जल कौन उपयोग करेगा और 20% कौन करेगा? तो 80% भारत करेगा और 20% कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। समझ में आया? कौन करेगा? पाकिस्तान। यही था सिंधु नदी जल समझौता जो कि किया गया था। और इसी को लेकर के जब भी इन 2 देशों में आप देखेंगे कोई भी दिक्कत होती है तो इसी को लेकर के आप देखेंगे भारत पानी रोक देता है। और जरूरी है, पानी रोकना चाहिए, नहीं पानी रोकेंगे तो फिर ये सब क्या करेंगे? नौटंकी कर डालेंगे। चलिए आगे चलते हैं बाबू। अब चलिए, सिंधु नदी हमारा खत्म हुआ, अभी केवल और केवल सिंधु नदी खत्म हुआ है। अब चलो ठीक है, इसकी दूसरी सहायक नदी आप देखो, झेलम नदी। इसके बारे में आप सारी चीजें ये नोट डाउन कर लेना, सारा अपडेशन मैं आपको करवा रहा हूं एकदम, ठीक ना? बहुत फास्ट हम लोग चल रहे हैं। देखो ये सिंधु की सहायक है तो आपको पता ही है, लेकिन ये निकलती कहां है? ये निकलती कहां है? तो याद रखिएगा, वेरीनाग एक जगह है, वेरीनाग। और ये कहां है बाबू? वेरीनाग एक जगह है, कहां पे? कश्मीर में। और उसी के वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। कहां से? शेषनाग झील से निकलती है। यहां पे नोट कर लेना, शेषनाग झील से निकलती है। थोड़ी राइटिंग मेरी खराब होगी जल्दी में, तो एडजस्ट कर लेना, बस सुन लेना। तो ये सबसे पहले आपने देखा, झेलम नदी वेरीनाग कश्मीर में एक जगह है, उसी के समीप शेषनाग झील से क्या करती है? यह निकलती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अब इसी झेलम नदी के बारे में थोड़ा सा कुछ और भी पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उन पॉइंट्स को आप सभी लोगों को यहां पे ध्यान रखना है। देखिएगा, ये जो झेलम नदी है, श्रीनगर में, श्रीनगर के वूलर झील से प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में जाती है। कहां जाती है? पाकिस्तान में जाती है। मतलब कि श्रीनगर का जो वूलर झील है, आप देखेंगे साथियों, वो आप लोगों को झील समझ करके लगता होगा छोटा है, भाई झेलम नदी उसी से बहते हुए फिर आगे पाकिस्तान में जा रही है। फिर आगे आप देखोगे जाकर के किसमें? चेनाब नदी में मिल जा रही है। अभी मैपिंग करवाया था, याद है ना कि भुला गए? ठीक है, आ जाओ। दूसरी बात देखो, तीसरी बात देखो इस झेलम नदी के बारे में। अब इस झेलम नदी के बारे में तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि सिंधु की तो सहायक ये झेलम नदी है। देखना, समझना, यहां पे समझना, सिंधु की तो मान लो सहायक झेलम नदी हो रही है, लेकिन एग्जैक्ट तौर पे सिंधु में थोड़ी ना मिल रही है। यह झेलम जो है एग्जैक्ट तौर पे किस में मिल रही है? इसमें मिल रही है ना, चेनाब वाले में मिल रही है ना। तो क्या यह चेनाब की सहायक नहीं कहलाएगी? तो चेनाब की यह मुख्य सहायक कहलाएगी और सिंधु की मुख्य सहायक नहीं कहलाएगी। यह ध्यान रखिएगा, यही बात एकदम क्लियर रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, एकदम बिल्कुल क्लियर रखना है आप सभी लोगों को। तो यहां पे आप क्या कहोगे कि यह चेनाब की सहायक है। क्या लिखोगे यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे लिखना कि यह चेनाब की सहायक नदी है, सहायक नदी है। ठीक ना? अब यहां बहुत सारे बच्चे सोचेंगे गुरुजी सिंधु की तब काहे सहायक कहते हैं? तो देखो, ये सारा नदियां जाकर के एक तौर पे सतलुज लेके जब सिंधु में मिला रही है तो सिंधु की सहायक कंप्लीटली रूप से हो गई। लेकिन एग्जैक्ट तौर पे देखोगे तो झेलम जो ऊपर से आ रही है तो मिल किस में रही है? पहले चेनाब में, तो चेनाब की सहायक नदी कहला गई। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ो। अब यहां पे आगे की तरफ इसके बारे में और भी कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना है। याद रखिएगा, जो ये भारत पाकिस्तान का ये जो बॉर्डर है, इस पे भी थोड़ी देर ये बॉर्डर पे भी बहती है ये नदी। तो याद रखिएगा, भारत पाक सीमा पर 170 किलोमीटर तय करती है।
मतलब समझ जाइए, भारत पाक सीमा पे यहां पे 170 किलोमीटर यह झेलम नदी जो है ये अपना रास्ता तय करती है। यह आप लोगों को यहां से ध्यान रखना है। फिर आगे अगर आप देखेंगे तो इसी झेलम नदी पर ही आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में आपको दो परियोजनाएं मिलेंगी। जम्मू कश्मीर में आपको दो परियोजनाएं मिलेंगी। एक है तुलबुल परियोजना और दूसरा है उरी परियोजना। कौन सा? उरी परियोजना। तो ये दो परियोजना है। पूरा का पूरा कंप्लीटली झेलम कंप्लीट। ओके, डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, झेलम के बाद अब हम लोग चलते हैं बाबू किस पे? तो अब हम लोग चलेंगे चेनाब नदी पे। देखो एकदम क्रमशः हम लोग चल रहे हैं इनके क्रोनोलॉजी के हिसाब से ही। चेनाब नदी पे हम लोग चलेंगे। जब चेनाब नदी पे बाबू हम लोग चलेंगे तो याद रखिएगा कि हिमाचल में दो नदियां आती हैं। एक चंद्र है और एक भागा। एक चंद्र है और एक भागा है। इन दो सरिताओं से मिलने से आप देखेंगे यह चेनाब का विकास होता है, चेनाब नदी बनती है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, चेनाब नदी के बारे में याद रखना है कि यह चंद्र और भागा दो नदी सरिताओं से मिलकर बनती है। नोट करते रहिएगा, राइटिंग खराब होगी तो एडजस्ट करिएगा थोड़ा सा, बहुत फास्ट हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात आपको यहां पे क्या ध्यान रखना है कि यहां पे आप सभी लोगों को मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा कि जब ये चंद्र और भागा दो नदियों से मिलती है तो हिमाचल में इसको हम लोग चंद्रभागा नदी कहते हैं, लेकिन जब आगवा चली जाती है तो इसको चिनाब नदी बोलने लगते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब चलिए चलते हैं, चेनाब नदी को जल कहां से प्राप्त होता है? इस चेनाब नदी को अगर हम जल देखें तो याद रखिएगा यहां पे चेनाब नदी को मान लीजिए जल कहां से प्राप्त होगा तो इसकी सहायक नदियां देंगी। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो आप कहिएगा झेलम, तवी और रावी। चेनाब नदी को इन तीन नदियों से जल प्राप्त होता है। क्या होता है? जल प्राप्त होता है। ये आप लोग यहां पे नोट डाउन करिएगा। फिर चलिए चेनाब नदी में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिएगा इसी चेनाब नदी में आपको कुछ और भी देखना है। याद रखिएगा यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है। कैसे सहायक है सबसे बड़ी? क्योंकि यहां मानचित्र में देखो, इसलिए सहायक है। झेलम का भी पानी लेके जा रही है, रावी का भी पानी लेके जा रही है, तो एक बड़ा पानी लेकर के जा रही है, इसलिए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक हमने इस किसको? तो चेनाब नदी को हमने यहां पे कह दिया। ओके, चलो यहां पे हमने चेनाब नदी को कह दिया, तो यह सिंधु की क्या हो गई मेरे प्यारे साथियों? सबसे बड़ी सहायक नदी कहलाती है सिंधु नदी। अब चेनाब नदी पे देखो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो आप कहिएगा सलाल परियोजना। दूसरा परियोजना आप कौन सा कहेंगे? बगलिहार और दुलहस्ती। ये सिंधु की आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो यह प्रमुख परियोजनाएं हैं जो आपको यहां से ध्यान रखना है। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। और यहीं पे आपका जो चिनाब नदी है वो भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़िए। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ बाबू किस पे? तो रावी नदी पे चलेंगे। रावी नदी को देख लेना, ठीक है ना। रावी नदी को देखना। देखो इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? तो याद रखिएगा रोहतांग दर्रा के कुल्लू पर्वत से। और ये दोनों कहां हैं? आप कह दीजिएगा हिमाचल प्रदेश। आपसे कैसे भी कंफ्यूज नहीं होना है। दर्रा दे रोहतांग दर्रा से, पर्वत बोले कुल्लू पर्वत, राज्य पूछे तो कह देना हिमाचल प्रदेश से ये नदी निकलती है। यहां से आप देखेंगे इसकी उत्पत्ति होती है। दूसरी बात, आप इस रावी नदी के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों कि यह चिनाब की सहायक है, ठीक ना। यह क्या है? यह चिनाब की सहायक है, आपने देख ही लिया। और यह
रंगपुर में चेनाब से मिल जाती है। ओके, तीसरी पॉइंट इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा, इस पे परियोजनाओं का नाम ध्यान रखना है। तो देखिएगा इस पे चमेरा परियोजना है, ठीक ना, चमेरा परियोजना। तो ये कहां पे बनाया जा रहा है, चमेरा परियोजना कहां पे है, तो आप कहिएगा हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में, इसी किस पे, रावी नदी पे बनाया गया। फिर दूसरा परियोजना आप देखिएगा थीन परियोजना, ठीक ना, कौन सा परियोजना आप देखेंगे, थीन परियोजना आप देखेंगे। और ये थीन परियोजना अगर आप देखेंगे साथियों, तो ये क्या है, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा, इसको नोट करिएगा, पंजाब प्लस हिमाचल केवल लिख दे रहा हूं, पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना है। ये कैसी परियोजना है, तो आप कहेंगे कि संयुक्त परियोजना है। ओके, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा रावी नदी के बारे में। तो ये रावी नदी के बारे में हो गया, बस दो नदियां और बची हैं। अब एक नदी देख लो, ब्यास नदी। क्या देखोगे, ब्यास नदी देखो। ब्यास नदी के बारे में अगर मैं आपसे कहूं कि ये कहां से निकलती है, तो याद रखिएगा ब्यास नदी भी आप देखेंगे तो रोहतांग दर्रा से ही उद्गमित होती है, रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा कहां है, तो आप कह दीजिएगा हिमाचल प्रदेश में है, यहीं से यह भी नदी निकलती है। ओके, एक तो आपको यह ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको इस ब्यास नदी में क्या ध्यान रखना है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा, ठीक ना, कि जहां पे ब्यास और सतलज का संगम है, याद रखिएगा, जहां पे ब्यास और सतलज, मतलब ब्यास नदी जहां पे सतलुज में मिलती है, संगम है, यह ध्यान रखिएगा, जहां पे ब्यास नदी सतलुज में मिलती है, अपने उस मानचित्र में देखिएगा, उस जगह का नाम क्या है बाबू, उस जगह का नाम है हरिके। उस जगह का नाम क्या है, हरिके। और याद रखिएगा यहीं पे क्या बनाया गया है, इस जगह का नाम हरिके है, और यहीं पे बनाया गया है हरिके बैराज, हरिके बैराज। समझिएगा, मतलब कि ब्यास नदी जहां सतलुज में आकर के मिल रही है, संगम कर रही है, वो हरिके नामक स्थान पे, ये आपको ध्यान रखना है, कहां पे, तो हरिके नामक स्थान पे। और आपको ध्यान रखना है वहीं पे बनाया गया हरिके बैराज। और याद रखिएगा यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी निकाला गया है। तो याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी जो है इसी हरिके बैराज से निकाला गया है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। तो ये हमने क्या देखा मेरे प्यारे साथियों, ये हमने देखा ब्यास नदी के बारे में। यहां पे एक परियोजना याद रखिएगा आप सभी लोग, एक परियोजना यहां पे है जो कि है, जिसका नाम है पोंग परियोजना। ये सब याद कर लीजिएगा, मैपिंग के माध्यम से हेल्प ले लेकर के। ये व्यास नदी की एक परियोजना है जिसको आपको ध्यान रखना है। आगे की तरफ चलते हैं साथियों। अब हम लोग देखते हैं लास्ट जो सिंधु की एक और नदी है, प्रमुख नदी सहायक में, सतलुज नदी। इस सतलुज नदी के बारे में साथियों हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। सतलुज नदी के बारे में अब आप लोग देखिएगा, तो यह भी क्या होता है, तिब्बत के मानसरोवर के राकसताल से निकलती है। तो याद रखिएगा, यहां नोट करिएगा, कहां से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर के पास रॉकसताल झील से निकलती है। कहां से निकलती है, रॉकसताल झील से यह नदी उद्गमित होती है, सतलुज नदी, ठीक है। फिर आप देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यह भी एक कैसी है, तो आपको याद रखना है पूर्ववर्ती नदी है। कैसी नदी है, आप कहेंगे कि यह भी एक पूर्ववर्ती नदी है। अभी मैंने आपको बताया क्यों पूर्ववर्ती नदियां तीनों हैं, ब्रह्मपुत्र हो गई, चाहे सिंधु हो गई, चाहे सतलुज हो गई, ठीक है। फिर आप यहां पे अब देखिएगा ब्यास नदी, आप देखिएगा यहां पे आपको समझना है, इस सतलुज से मिलती है। अब थोड़ा सा यहां पे आपको देखना है, इस सतलुज की एक सहायक नदी है जो मुख्य सहायक है, उसका नाम है स्पीति नदी। याद रखिएगा, स्पीति नदी, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, यह सतलुज की मुख्य सहायक नदी है, मुख्य सहायक नदी है मेरे प्यारे साथियों, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला आप देखेंगे इस सतलुज के बारे में जो आपको ध्यान रखना है कि यह 120 किलोमीटर भारत पाक सीमा पर प्रवाहित होती है, मतलब कि प्रवाहित होती है। ओके, प्रवाहित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला इसके बारे में क्या पॉइंट ध्यान रखना है आपको, कि सतलुज जो है वह मिठानकोट के पास जाकर के, बाकी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास सबका जल लेकर के पाकिस्तान के मिठानकोट में किससे, सिंधु से मिलती है, और वहां से यह सिंधु के रूप में, एक रूप में प्रवाहित होकर के अरब सागर में गिर जाते हैं। तो ये इतना सारा आपको यहां से साथियों ध्यान रखना था। तो साथियों हम लोगों ने आज
आज जो देखा नदी तंत्र, इसमें हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र को देखा। और देखो आपको जिस तरीके से बिल्कुल मैंने मैपिंग पे कराया है उसी तरीके से आपको करना है। देखो ये रिकॉर्डेड क्लास इसलिए थोड़ा सा फास्ट मैं कर लेता हूं, यहां पे मुझे बार बार मैसेज देखना नहीं पड़ता है, फास्ट हो जाता है। तो कल से मैं याद रखिएगा यही हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग फास्ट ही क्लास हुआ करेंगे, वो सही रहेगा। इसलिए मैं लाइव क्लास में थोड़ा सा बातचीत करने से बचता हूं। तो आज आप लोगों का लाइव नहीं हो पाया सेशन, कुछ इशू आ गया टेक्निकल, तो मैं ये रिकॉर्डेड वे में आपको दे रहा हूं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और आप लोगों को याद रखिएगा कि बिल्कुल भी टूटना नहीं है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है, मेहनत करिए और तरीके से पढ़िए, शानदार तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। बस आप क्लास देखते रहिए, थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा धीरे चलेंगे, लेकिन जिस दिन आप एग्जाम दोगे उस दिन आप उसमें सफलता का परचम लहराओगे। तो साथियों अगर ये वीडियो अच्छा लगे, प्यारा लगे, तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और भी अपने साथियों को बताइएगा। जिनको भी लूसेंट पढ़ना होगा, चाहे वो किसी एग्जाम का देना चाह रहे हैं, उसमें जीएस है, उनको ये क्लास आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी को नमस्ते।